हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी ने। थैंक यू सो मच सर हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते शाला जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वड़कम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आज हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना चाहेंगे। दो देश जिनकी जर्नी एक दिन स्टार्ट हुई, एक इंडिया कहलाया और दूसरा पाकिस्तान। जब जब पाकिस्तान बना तो बहुत देर तक पहले तो पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, और उसके बाद जो आता गया उसमें बदलाव होता गया। और आजकल मुल्क में 1973 का आइन चल रहा है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया ने आज़ादी के फौरन बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आज तक वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे कायम है। हम मुल्क को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो जितने भी यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जितने भी इदारे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की मुल्क में बहुत मजबूत ग्रिप है। तो आप क्या देखते हैं कि दोनों मुल्क में शायद डिफरेंसेस इस वजह से भी ज़्यादा है कि दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ है? क्या राय रखते हैं आप? देखिए, आपने जो स्टेटमेंट की ओपनिंग सेंटेंस बोला, उससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि दो देशों की जर्नी एक दिन शुरू हुई। ये कतई सही नहीं है। भारत की जर्नी हजारों वर्षों से चली आ रही है। उस दिन पाकिस्तान हमसे अलग हुआ 1947 में, बट भारत कोई बना नहीं 1947 को, क्योंकि अगर हम बनते ही उस दिन तो आप हमसे अलग कैसे होते। अगर कोई चीज एक साथ वजूद में आ रही है तो अलग कैसे होगी। आप समझिए मेरी बात। किसी चीज को एक चीज से अलग होने के लिए एक चीज का प्री एग्जिस्टिंग होना जरूरी है, तब आप उससे अलग होंगे। अगर दो चीजें एक साथ गिरी तो वो अलग नहीं होंगी, वो एक साथ वजूद में आएंगी। तो फिर भारत और पाकिस्तान अगर एक साथ में वजूद में आते तो उनका कंपैरिजन बनता भी नहीं है। इंडिया का लेकिन जर्नी के स्टार्ट तो जैसे आज़ादी के बाद भारत ने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू किया और पाकिस्तान ने भी नए सिरे से शुरू किया। तो इंडिया तो बहुत कामयाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी कहते हैं हम स्टैंड नहीं है, हमें ज़रूरत है मदद की, हमें ज़रूरत है डॉलर्स की, हमें ज़रूरत है एक मजबूत आइन की। लेकिन इंडिया की जानिब से ऐसा कभी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इंडिया के जो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। ठीक है। जैसे इस्लाम का मानना और इस्लाम के जो शिक्षा है उस पे अमल करना, दो अलग अलग चीजें हैं एकदम से। ठीक तो है। आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लें और कॉन्स्टिट्यूशन को एक पीस ऑफ पेपर बना दे, वो एक दिन में नहीं आता। वो कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आ जाता। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से उसको मानने की, उस पर विश्वास करने की और उसको फॉलो करने की जो जो शऊर है, वो एक दिन में नहीं आता। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, वो उसका भी नाम, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका भी बेसिकली काम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होता है, और तो कुछ नहीं दिया जाता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी वही कर रहा था, तो भी ये बात सही नहीं होती कि 1945 में 1947 में भारत बना। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है क्रिएशन ऑफ सोशल ऑर्डर और उसके लिए गवर्निंग मैकेनिज्म। तो वो वेद है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का सऊदी अरेबिया का पढ़े तो कहते हैं, सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया इज कुरान। आप समझ रही हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसी तरीके से आप अगर उसको वो पढ़े, जो सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल, द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द सऊदी अरेबिया कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको ये बात इक्विवोकली वो बात बता देता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन है। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ सॉवरेन अरब इस्लामिक स्टेट with Islam as the religion, God's book and the Sunnah of his prophet, God's prayers and peace be upon him are its constitution. आप समझ रही हैं? तो सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है कि सॉवरेन अरब इस्लामिक स्टेट है ये। आप समझ रहे हैं? उनकी कंट्री का नाम जो है, ये कंट्री के नाम में यूज नहीं करते इस्लामिक। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भले कर रहे हैं, इनके कंट्री का नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और ये अरब इस्लामिक स्टेट कह रहे हैं कि आपको इस हिसाब से कहना चाहिए इंडियन इस्लामिक स्टेट, लेकिन आपने पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट जो है, पाकिस्तान को कह दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
सो खैर, सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान नेचुरली होता है, क्योंकि कुरान वहीं के जो पूरी कल्चरल, हिस्टोरिकल और जो सोशल सिस्टम है उसको वो एक तरीके से क्या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब हमारे यहाँ ये चीज आप देख लें तो आपको वेदों में मिलती है। वेदों में आपको कास्ट सिस्टम या वेदों में आपको गवर्नेंस मैकेनिज्म, कास्ट सिस्टम नहीं वर्ण सिस्टम, सोशल ऑर्डर की परिकल्पना वेद से की गई। वहीं से फिर धीरे धीरे रिफॉर्म होते 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 आज हम यहाँ तक आए हैं। जो हम, अगर एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे, उनका नाम था केल्सन, हांस केल्सन, वो कहते थे बेसिक नॉर्म यानी कि ग्रंड नॉर्म, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का कब होता है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, जो भारत अपने आप को कहलाने लगे, वो आपको वेदों में ही ट्रेस होता है, क्योंकि वो वेद लिखा भले किसी 3-3,500 साल पहले गया होगा, लेकिन उसको तो बोला एक दूसरे कई साल जमाने से गया। तो भारत का होने का मतलब ये लैंड और इस लैंड पर रहने वाले लोग कब ये माने कि हम भारतीय हैं, तब उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि हम भारतीय हैं। जैसे अरबिया में रहने वाले लोग, सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग अरब तो हैं, मगर वो इस्लाम कब से मानना शुरू किया, वो प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद से शुरू किया उन्होंने। तो पॉइंट मेरे कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समस्या ये हो गई कि वो समझ नहीं पाए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब क्या करना है, क्योंकि उन्होंने टू नेशन थ्योरी दे दी और टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इस्लाम जो था वो एक कौम बन गया, पाकिस्तान के मुसलमानों का कौम बन गया। अब वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि हम पाकिस्तान तो बना लिए, तो हम पाकिस्तान को इस्लामिक कैसे बनाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की सारी कल्चर, ट्रेडिशन, सिस्टम, लैंग्वेज को उसी हिसाब से चलने देते तो वो फिर इंडिया ही रह जाता ना। जैसे इंडिया में भी पंजाब था, पाकिस्तान में भी पंजाब हुआ। तो पंजाब जो है वो अगर पंजाबी रहता तो फिर वहां पे भाषा पंजाबी होती, वहां के लोकल कल्चर को भी लोग अडॉप्ट करते, वहां के लोकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते, जैसे कि बैसाखी होता, जैसे कि लोहड़ी होता, जैसे कि ये सब होता, तो वो तो उनको खत्म करना था। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो डेफिनेशन बनता है वो है अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या अनडूइंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर और प्रैक्टिस, इसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इसलिए आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1956 में। अब आप सोचिए कि आप आजाद हुए 1947 में, 1947 से 56 तक 9 साल का एक अंतराल होता है। भारत आजाद हुआ 1947 में और 26 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया। इसीलिए हमारे यहाँ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमने इंडिया को रिपब्लिक बना दिया। आपके यहाँ क्या हुआ? अब आप सोचिए कि 9 साल तक जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था आपके देश में, और जब 3 साल तक हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हम कैसे गवर्न हो रहे थे? हमारे पास गवर्निंग मैकेनिज्म कहां से आ रहा था? कौन हमारा प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, या जो हेड ऑफ द स्टेट था, क्या वो प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था? कैसे हम जानते थे कि भाई हमारे हेड ऑफ स्टेट का नाम अमीर होगा, यानी पाकिस्तान के केस में हम बात करें अमीर होगा, खलीफा होगा, या वो प्राइम मिनिस्टर होगा? ये आपको कैसे पता चलता? आपका 1956 तक जो जो डॉक्यूमेंट रहा वो रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप पाकिस्तान भले बन चुके थे, आप गवर्न हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो टेक्निकली 1956 तक भी आप इंडिया ही थे, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन था, जो कि आपका डॉक्यूमेंट आपको गवर्न कर रहा था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसी तरीके से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 तक अपनी डॉक्यूमेंट हो गई आपके यहाँ पे शैला जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आया। देखिए, फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की कभी ना नींव नहीं पड़ी। जैसे हमारे यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, पहले ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, फिर ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। ये सब चीजें स्मूथ से होती चली गई। आपके यहाँ पे क्या हुआ कि रिफॉर्म, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही रिफॉर्म आ गए थे। लैंड रिफॉर्म हमारे यहाँ तब आ गया जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी फोर्स में भी नहीं आया था, तभी उन्होंने लैंड रिफॉर्म ला दिया था। यानी कि हमारे यहाँ पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन को यानी 1950 से पहले ही पहला उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा, जब उनको प्रॉपर्टी राइट्स को हटाना पड़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स जो थी वो लैंड रिफॉर्म के अगेंस्ट में आ रहे थे।
मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है ना, उसकी एक पूरी हिस्ट्री होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एक दिन में नहीं बन जाते। अब आपने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को आप समझ नहीं पाए कि ये इस्लामिक गवर्नेंस है, ये सेक्युलर गवर्नेंस है, या ये एक जिसे समझ लीजिए पॉलिटिकल गवर्नेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की फर्स्ट कंडीशन होती है कि आप रिलीजन से दूरी रखेंगे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चाहते हैं तो। जैसे सऊदी अरेबिया में देखिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन सुन्ना है और होली कुरान है। वो इलेक्शन या पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी का नाटक नहीं रखते, कोई इलेक्शन नहीं होता उनके। आपको इलेक्शन भी चाहिए, पार्लियामेंट भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, जमहूरिया भी चाहिए, इस्लाम भी चाहिए। ये कैसे चलेगा? दिस इज सिंपली इम्पॉसिबल। ये जो डुअलिटी है ना, ये जो डुअलिटी ऑफ नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है, ये आपका प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने रूल्स उन्होंने तय कर दिए। उन्होंने कहा भाई हमारा पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, आपके यहाँ पे इलेक्शन होगा, आपके यहाँ पे पार्लियामेंट होगा। सऊदी अरेबिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर न सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी है, न वहां पे इलेक्शन है, न वहां पे पार्लियामेंट है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। कई लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का मतलब ही डेमोक्रेसी और इलेक्शन है। ये कतई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होता यह है कि दुनिया ने यह तय किया कि पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म किसी भी तरीके से अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या होगा, नेशन स्टेट के नाम पे गवर्नेंस होगी और हर नेशन को यह अधिकार है कि वो अपना स्टेट कैसे रन करे, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को, उसके सोशल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करे, ये वो डिटरमाइन करेंगे। उनको हक है अपने हिसाब की पॉलिटिकल गवर्नेंस को चूज करने का, अपने हिसाब के गवर्नमेंट को चूज करने का। तो वो गवर्नमेंट राजा हो सकता है, वो गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार हो सकती है जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट पॉलिट ब्यूरो हो सकती है जैसे चाइना में है। गवर्नमेंट आप अपने हिसाब से चुन ले जो आपके समाज को सूट करता हो। आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको ये एक तरीके का डेमोक्रेसी होना चाहिए या एक तरीके का आपके यहाँ पे जिसे कह लीजिए पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दैट इज नॉट ट्रू। सो दैट इज माय फर्स्ट आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए आपके यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन हुई। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक कही कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और वो सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑपोजिट बना हुआ है। और देखिए, हमारे मुल्क में बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते गए, लेकिन जो आज 1973 का आइन है उसको आज की करंट गवर्नमेंट ने, या जिससे पहले रहे हैं मार्शल लॉ भी लगते रहे हैं, तो वो उसको कोई भी फॉलो नहीं कर पाया है। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आज की जो डेमोक्रेसी में फेल होता दिखाई दे रहा है। और अभी जैसे 9 मई के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या फौजी अदालतें होना एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये क्या जायज़ बात है? ये किसी और मुल्कों में कभी ऐसा हुआ है कि हम कहते हैं हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर फौजी अदालतें भी लग रही हैं, फौजी अदालतों के तहत सिविलियंस को सजाएं हो रही हैं, इसके बारे में जरा प्लीज बताइएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको फिर कहा एक सहूलियत है, आप किस तरीके का गवर्नेंस चाहती हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का गारंटी नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी है कि आप अपनी समाज के हितों का ध्यान रखते हुए एक पॉलिटिकल व्यवस्था खुद से दें। जैसे मैंने आपको सऊदिया का बता दिया, सऊदिया ने अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था को कुरान की लाइट में बना दिया भाई, क्योंकि इस्लाम का वो गहवारा है। अब पाकिस्तान ने भी खुद को सऊदिया बना दिया, पाकिस्तान ने भी खुद को सऊदिया बनाने की कोशिश की। तो अब ये बताइए कि दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, सिवाय अरब वर्ड के कॉमन क्या है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है कि वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और हमारा जो अल्टीमेट लॉ है वो होगा होली कुरान और सुन्ना। और यही बात कह रहा है क्या नाम है सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब दोनों ही कुरान से बेसिकली गवर्न हो रहे हैं तो ये दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ ना।
जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज आपको बहुत से सिमिलर मिल जाएंगे, लेकिन वो दोनों ये कहते हैं कि इन क्लॉज को इंटरप्रेट करने का अधिकार, इन जैसे राइट टू इक्वलिटी अमेरिका में भी है, राइट टू इक्वलिटी हमारे यहाँ भी है। अमेरिका भी कहता है कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलम, अमेरिका भी कहता है वी द पीपल, हम भी कहते हैं वी द पीपल। लेकिन ये है कि हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने का अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को ये अधिकार रखते हैं। पर क्या आप कुरान के प्रोविजंस को पाकिस्तान के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकती हैं? क्या आप ऐसा करेंगी तो वो अरेबिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर या जो इजिप्ट के जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उनके ऊपर वो प्रिवेल करेगा? अगर वो एक कुरानिक इंजंक्शन का इंटरप्रिटेशन इजिप्ट के स्कूल, जो बहुत फेमस एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहां से होके आ रही है, जो कि सुप्रीम यूनिवर्सिटी फॉर द इस्लामिक इंटेलेक्चुअलिज्म समझा जाता है, तो आप क्या का जो 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 इंटरप्रेटर ऑफ द इस्लाम होगा, कुरान होगा, वो क्या उससे बेहतर हो जाएगा? नहीं हो सकता वो ना। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आपने तो अपने यहाँ पे अरेबिया बना दिया, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन वो है बेसिकली कुरान और सुन्ना। सऊदीया भी कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली वो कुरान और सुन्ना है, उससे वो हमारे सोर्स ऑफ लॉज हैं। तो अब आपका सोर्स ऑफ लॉ अगर अरेबिक कल्चर है, अरेबिक सोसाइटी है, तो फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए आपको अरेबिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले आपने कहा कि इसको अरेबिक बनाओ, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज वो है जो लैंग्वेज आपके देश के लोगों का लैंग्वेज नहीं है ना। फिर वहां का सबसे बड़ा विद्वान भी जो अरब का होगा, वो भी उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी अरबिक, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज तो अरबिक नहीं हो सकती। आप समझ रही हैं? तो हुआ ये कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे बने। वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं आपके जुडिशरी, पार्लियामेंट और ये एग्जीक्यूटिव, जिनको कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और ये हो गए। उसके अलावा क्या हुआ कि अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान सुप्रीम बुक है, तो फिर कुरान को इंटरप्रेट करने का काम तो जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो तो नहीं करेगा, उसको तो मौलाना इकराम करेंगे, काजी करेंगे, मुफ्ती करेंगे, वही उसका इंटरप्रिटेशन देंगे। तो अब क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट भी है आपके यहाँ पे, और एक आपके यहाँ पे ये भी है इस्लामिक जो कोर्ट है। अब इस्लामिक कोर्ट भी दो तरीके का है आपके यहाँ पे। एक तो ये है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कहीं वो शरई तरीके से गलत ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के कुरान के रूल से गलत ना हो, तो आपको एक इस्लामिक काउंसिल बनानी पड़ेगी जो ये देखेगा कि सारे लॉ जो हैं वो कुरान और सुन्ना के रूल से सही है। तो ये तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो गई, चूंकि वो तो उनका निर्माण तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कर नहीं रहा, उनका मुफ्ती और काजी तो कुरान में बनते हैं ना। कुरान को पढ़ने वाला मुफ्ती काजी बनेगा। मुफ्ती काजी तो कभी कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्टडी तो नहीं करेगा, वो तो सिर्फ कुरान के और हदीस की स्टडी करेगा। तो अब आप क्या हुआ कि पहले ही आपने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कर दी। उन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का नाम मुल्ला, मौलाना और ये उलेमा इकराम है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर बन गया कि भाई एक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा, जैसा भी होगा, भले ही थोड़ा बहुत ही पावर होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होगा, वो इलेक्शन से आएगा। अब हुआ ये कि आपकी जो आर्मी है, उसने ये बताया कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तभी तक हम इसको पावर देंगे जब तक ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी को वो करेगी, सपोर्ट करेगी। तो आर्मी एक अलग पावर हो गई। आर्मी का विश्वास कभी आया नहीं यहाँ के पॉलिटिकल लोगों पे। आर्मी इनको हमेशा से कम अकल समझती रही, उनको लगा ये तो करप्ट लोग हैं, ये सारे बेईमान हैं, ईमानदार हम हैं और हम ही को पता है कि क्या करेंगे। तो 3 पावर सेंटर बने। अल्लाह यानी कि मौलाना इकराम, वो कुरान की वजह से, आर्मी क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी का प्रोटेक्टर है, और ये आपके पॉलिटिकल पावर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली रन सोसाइटी है, जितनी भी लूली लंगड़ी हो। कोई भी एंगल से ये कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके बाद सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो कि इनकी प्रोटेक्शन की गारंटी देखती है, यानी कि आपकी आर्मी। दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पावर सर्कल। इसलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लोग कहते हैं कि हम तो इसको जूते की नोक पे रखते हैं। क्यों?
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कुरान के सबसर्विएंट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन होने का पहला शर्त होता है शाइला जी कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उससे बड़ा कोई लॉ हो ही नहीं सकता। आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, बल्कि सुन्ना और होली कुरान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो जो जो होली कुरान और सुन्ना को जानता है वो बड़ा अथॉरिटी होगा, या जो पार्लियामेंट से जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्लियामेंट का निर्माण कर रही है, पार्लियामेंट में बैठने वाला सुप्रीम अथॉरिटी होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रही है कि हम कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कि होली कुरान और सुन्ना का जो है खिलाफ वर्जी करता हो। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो आपने तैयार कर दी ना। कल को कोई मौलाना कहेगा ये पार्लियामेंट्री लॉ को तो हम यूं फाड़ के फेंकते, क्योंकि ये तो हमारे हिसाब से कुरान की जो रूह है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सक्सेसफुल होगा जब ये पावर ही नहीं देता। ये जो पावर देता है ये लूला लंगड़ा पावर देता है, क्योंकि मेन पावर कहीं और है। जैसे अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट कह देता है वही होता है। आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पे मौलाना कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आर्मी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ लैंड कुछ और कह रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ और कह रही है, और पार्लियामेंट का कुछ और मानना है। तो इसलिए आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आया। उसका रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जमीन से उगता है, कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन का नाम है। आप पढ़ेंगे यूके एक देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसके के हम गुलाम थे। यूनाइटेड किंगडम में आज भी कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सदियों से हमारी जो परंपरा है वही कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती है। और यही बात इंडिया में भी है कि ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ये सब तो बाद में आए। हमारे यहाँ लॉ तो पहले भी था, जो परिवार के समस्याओं को, यानी कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, सक्सेशन का डिस्प्यूट, ये सारे के लिए हमारे यहाँ लॉ हुआ करता था, और उनको मैनिफेस्ट करने का एक मैकेनिज्म था। यही था हमारा कन्वेंशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में नहीं भी होता तो इस कन्वेंशन के थ्रू हम कुछ सिस्टम क्रिएट कर लेते। सऊदी अरेबिया ने भी यही किया, वो अपने कस्टम और कन्वेंशन जो कि कुरान को ही उन्होंने कंसोलिडेट करके कह दिया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका ना तो कस्टम है क्योंकि आप इंडियन कस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, ना तो कन्वेंशन है क्योंकि आप इंडियन कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं करते, ना तो वेस्टर्न कन्वेंशन को एक्सेप्ट करते हो। आपका ना तो ये कह लीजिए रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है, क्योंकि कुरान जो है वो उससे ऊपर का लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द अल्टीमेट लॉ ऑफ द बुक। सो आप चूंकि जमीन से कटे हो, जैसे मैंने आपको यूके में बताया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका कुछ कुछ एक्ट है, मगर उनका सदियों से कस्टम है। आपने अपने सारे कस्टम को 1947 की रात को जला के राख कर दिए। आपने कहा ये हमारे कस्टम नहीं है। तो जो जो कस्टम वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टमरी लॉ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल था, वो खत्म हो गया आपका। अब आपको सब कुछ नए सिरे से ये लिख करके बनाना था, और जो आपने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में वो कोई भी ऑर्डिनरी, यानी कि अगर 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस हो किसी को लॉ प्रैक्टिस का, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को पढ़े तो वो हंस देगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी गलत है। क्योंकि आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे इतने पावर सेंटर क्रिएट किए गए, इतने पावर सेंटर क्रिएट किए गए कि आप उनको एक को समेटेंगे दूसरा निकलेगा, दूसरे को समेटेंगे तीसरा लिखेगा। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति था उसने कहा कि पाकिस्तान को 3 चीजें चलाती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अल्लाह क्यों? क्योंकि आपने खुद कह दिया कि कुरान सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो अल्लाह, कुरान को तो देने वाला अल्लाह ताला है, तो अल्लाह चलाएगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलाता है, आपको अल्लाह चलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद कह दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो अल्लाह से, कुरान से बड़ा नहीं है। दूसरा आर्मी। आर्मी क्यों? क्योंकि आर्मी कहती है हम हैं तो इसकी सीमाएं जो है वो सुरक्षित हैं, तो हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कैसा लॉ बनेगा, क्या लॉ नहीं बनेगा। तो आर्मी हो गई। अमेरिका क्यों? क्योंकि अमेरिका आर्मी को साजो सामान देता है, पैसा देता है, बस इससे ज्यादा नहीं। हम दोनों लोग आपकी आर्मी का बहुत एहतराम करते हैं, आप भी करती हैं और हम भी करते हैं। हम सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो दैट इज माय आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन। जैसे आपने कहा कि इस्लामी हम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो अरब में थी, लेकिन वहाँ पे तो फिर ये भी होता है ना कि जो चोरी करे उसका हाथ काट दो।
अगर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर तो बहुत से लोगों के हाथ कट जाएंगे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। फिर इस्लामिक कानून तो वो ये है कि जो जुर्म करे उसको फौरन फांसी दे दो, लेकिन यहाँ के मुजरिमों को ये जो अंग्रेजी कानून के तहत जो उन्होंने बनाया उसके तहत चलाया जाता है। तो ये जो पावर सेंटर हैं हमारे मुल्क के, जो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं, जब उन पे कोई बात आती है उसको तोड़ मरोड़ के अपने वे में कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इतना कामयाब क्यों रहा? एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अभी तक है, लेकिन पाकिस्तान इतने दफा बना चुके, 1973 का भी बहुत वीक पड़ गया। इंडिया की कामयाबी की क्या वजह बनी? इंडिया की कामयाबी का वजह है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इंडिया के लोग, ऐसा नहीं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला गया, मैंने कहा ना आपको, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो तभी आ गया जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में भी नहीं था। तो ये चैलेंज हुआ था, वो एक केस है, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, उसमें यही हुआ था कि भाई चूंकि बाई कैमरल हाउस बनाता है और उस समय तो पार्लियामेंट जो लोकसभा थी वो अभी फोर्स में भी नहीं आई थी, तो ये हुआ कि ये तो अमेंडमेंट भी वैलिड नहीं है। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वाज एक्सटेंडेड, यानी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने से पहले ही करना पड़ा। तो हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में खूब चेंजेस हुए और होने भी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में और होली बुक में, चाहे वो कुरान हो या वेद हो, अंतर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। होली बुक को तो आप अमेंड नहीं कर सकते ना, हम इंडिया में चाहे तो वेद को थोड़े अमेंड कर सकते हैं, और आप चाहे तो कुरान को थोड़े अमेंड कर सकती हैं, वो तो गॉड के वर्ड है, तो भैया उनमें अमेंडमेंट की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे यहाँ भी खूब अमेंडमेंट हुआ, हमें यहाँ अभी तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सी चीजें चेंज कर दी गई हैं। आपके यहाँ भी हुआ तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था? कि एक तो जो उतना भी पावर था वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, बाहर कोई पावर नहीं था, चाहे वो रिलीजियस पावर हो, धार्मिक पावर हो या कोई भी पावर हो। कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई शक्ति नहीं बनाई गई। तो हुआ ये कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू धर्म है या मुस्लिम पंथ है, उसके कुछ जो लोग होते हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, वो पावर वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट से बड़ा कोई पावर हाउस नहीं था इंडिया में। पार्लियामेंट बिकम द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट बिकेम द सुप्रीम लॉ एक्सेप्टिंग, लॉ निगेटिंग एंड लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी ऑफ द इंडिया। तो ये और ये जो इदारे थे, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में लड़ाइयां नहीं हुई है। इंडिया में लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में खूब लड़ाइयां हुई हैं, खूब लड़ाइयां हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर, अमेंडमेंट को लेकर के। लेकिन यह था कि सब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में खेले, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर नहीं किया। लड़ाई भी लड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से लड़ी, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक चीज है कि परिवार का होना, दूसरा चीज है कि परिवार के नियमों को मानना। मान लीजिए मेरा एक परिवार है, लेकिन मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं देता, बाहर शराब पीता हूं, बच्चों को मारता हूं, बीवी को मारता हूं और आकर के अपना पैसा जुए में उड़ा देता हूं। तो परिवार तो है, बट पारिवारिकता नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना अलग चीज है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर और स्पिरिट में मानना एक अलग चीज है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। आपके यहां दोनों फॉर्म में, यदि कुरान आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप कुरान भी लेटर और स्पिरिट में नहीं मानते, आप कुरान को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हो, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हो। तो जैसे आपने खुद ही एग्जांपल दिया कि शरिया लॉ आपको नहीं चाहिए, वहां पे पाकिस्तान पीनल कोड चाहिए, लेकिन जो है बाकी चीजों में आपको शरिया लॉ चाहिए। तो ये जो पिक एंड चूज की आपकी आदत है ना, कि आप हर जगह पे मैनिपुलेशन करते हो। तो अगर आप कुरान से चलना चाहते हो तो फिर इमरान खान साहब का मैंने कल एग्जांपल दिया था, आपके भी चैनल पे देता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं भाई हम तो तालिबान को फेवर करते हैं, तो तालिबान को अगर आप फेवर करते हैं, तालिबान ने तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को बंदूक की नोक पे हटाया। फिर आप अगर तालिबान को गुलामी की जंजीरें कहते हैं, तो कैसी गुलामी की जंजीरें? गुलामी की जंजीरें तो यही थी ना कि वो जो है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से गवर्न हो रहा था, गनी, और वो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बना रहा था। तो आप भी फिर कहे ना कि हम टीटीपी की तरह जो है वो शुरा लाएंगे और कोई इलेक्शन नहीं होगा और अमीरत होगा, और यहाँ पे जो डिबेट और डिस्कशन, लॉ मेकिंग और सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉ तो बन चुका है। कुरान तो अल्टीमेट विजडम ऑफ द ह्यूमन काइंड है भाई, उसके आगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो आपको पास सारे लॉ है, अब आप लॉ क्यों बनाइएगा? रही बात लॉ को इंटरप्रेट करने की, तो काजी और उलेमा इकराम ही है, वो बता देंगे आपको इंटरप्रेट करके। फिर आपको क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप फिर वो एमिरेट सिस्टम लाए। ये जो डुअलिटी है ना, कि किसी चीज को नहीं मानना, ना तो कुरान को पूरा मानना है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा मानना है, इसीलिए आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आया। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज बन गए।
आपने खुद ही बना दिया। जैसे ही आपने कहा कि कुरान और होली सुन्नत से, होली कुरान और सुन्नत से बड़ा कुछ नहीं होगा, तो अल्लाह और अल्लाह को मानने वाले यानी कि उनको बताने वाले यानी मौलाना इकराम वो पावर में आ गए कि वो बताएंगे तुम जो लॉ बना रहे हो कि वो कुरान के रूह से सही है कि नहीं है। आर्मी हो गई, वो टू नेशन थ्योरी की डिफेंडर हो गई, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन तो तभी चलेगा जब हम इसके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद जो उसके अंदर के लोग थे उन्होंने कहा भैया इसको चलने के लिए पैसा चाहिए, तो अमेरिका के पास जाके पैसा मांगने लगे। तो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की नतीजा है। और वो उनको राइट भी देता है और वो सारे तरीके भी देता है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कभी वो शरिया की तरफ निकल जाते हैं और कभी वो अंग्रेज़ों के गुलामी की तरफ निकल जाते हैं। एंड डेट्स वे आज जो पॉलिटिकल हालत है हमारे मुल्क की जो बहुत ज़्यादा खस्ता है। मुझे लगता है अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की तरह मजबूत होता तो आज हम भी किसी सही डायरेक्शन में चल रहे होते। तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, बहुत कुछ जानने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अच्छी तवज्जो दे, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि हम किसी से 3000 साल पीछे हैं तो किसी से 100 साल पीछे हैं। और नेचर का ये कानून है कि जो कमज़ोर होता है नेचर उसको कभी आगे प्रमोट नहीं करती, उसको ख़त्म कर देती है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिषेक मिश्रा जी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाके इन्हें भी फॉलो करें, इनकी भी रोज़ वीडियोज़ आती हैं इनके चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।